बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शौहर ने मुझे सख्ती से छत पर जाने से मना कर रखा था। उन्हें डर था कि कहीं उनके तोते न उड़ जाएं। मगर मेरी सास मुझे हर वक्त छत पर जाने के लिए उकसाती रहती थी। अब तो मुझे भी कुछ शक सा हुआ। मैं शौहर को नींद की दवाई देकर जैसे ही छत पर गई तो ये देखकर पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि पिंजरे में तो कोई तोता था ही नहीं। मेरे शौहर ऑफिस जाने से पहले मेरी करीब होकर कान में बोले, छत पर कदम मत रखना और मेरी अम्मी से दूर रहना। मेरी शादी को 1 हफ्ता हो गया था और तकरीबन हर रोज ही मेरे शौहर ऑफिस जाने से पहले ये बात कह कर जाते थे। मेरे दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे, मगर ये सोचकर चुप हो जाती थी कि अभी नई नई शादी है, ये ना हो कि मेरे शौहर को मेरे सवाल जवाब करना नागवार गुजरे। अकबर ऑफिस चले जाते और मेरी नंद शहरबानो स्कूल चली जाती तो मैं भी अपने कमरे में घुस जाती थी। मेरी सास मुझे बहाने बहाने से मुखातिब करती थी, मगर मैं अकबर के डर की वजह से उनसे दूर दूर ही रहती थी। 2 बजे के करीब मेरी नंद स्कूल से वापस आ जाती थी और वर्दी तब्दील किए बिना ही छत पर चली जाती थी। बानो छत पर पूरा घंटा बिता कर आती थी। वो जैसे ही नीचे उतरती मेरी सास उस पर कोई जुमला कस देती थी और देखते ही देखते हमारा घर पानीपत का मैदान बन जाता था। पहले पहल तो मुझे लगता था कि मेरी सास बानो को इसलिए आड़े हाथों लेती थी क्योंकि वो स्कूल से वापस आने के बाद बस्ता खोल कर भी नहीं देखती थी। मगर अब मुझे इस घर में आए हुए 1 हफ्ता हो गया था तो ये बात मुझ पर अया हो चुकी थी कि मेरी सास बानो को छत पर जाने से रोकती थी, मगर वो उनकी बात को तवज्जो ही नहीं देती थी। फिर शाम को जब अकबर आते तो सीधा बानो के कमरे में चले जाते। न जाने दोनों बहन भाई घंटा भर क्या मीटिंग करते रहते थे। बानो के कमरे से निकलकर वो छत पर चले जाते और वहां भी काफी वक्त बैठे रहते। मैं कमरे में बैठी बैठी कुड़ती रहती थी। शाम गए जब अकबर कमरे में आए तो मैं मुंह बसोर कर बैठ गई थी। वो मुझे देखकर हंस पड़े और बोले, आज तो सूरज सवा निज़े पर है, अल्लाह खैर करे। उनके हंसने से मुझे हिम्मत मिल गई थी, इसलिए मैं शिकवा किए बिना ना रह सकी कि आप ना मुझे घर वालों से घुलने मिलने देते हैं और ना ही खुद मुझे वक्त देते हैं। हर वक्त छत पर बैठे रहते हैं, न जाने क्या खजाना छुपा रखा है वहाँ। अकबर एकदम ही सीरियस हो गए थे। उनकी आंखों में गुस्सा देखकर मैं डर गई थी। वो बिना कुछ कहे ही घर से निकल गए। रात के खाने के लिए भी वापस नहीं आए थे। बानो की जान पर बनी हुई थी। उसने अलग अकबर भाई कहाँ गए की गर्दान लगाई हुई थी। रात के 10 बज चुके थे, मगर अकबर का कोई अता पता ही नहीं था। मैं दिल ही दिल में खुद को कोसने दे रही थी कि न जाने मेरी किस बात पर वो मुझसे इस कदर खफा हो गए हैं। बानो जैसे ही कमरे में गई, मेरी सास तख्त से उठकर झट मेरे पास आई और बोली, अभी तुम्हारी शादी को जुमा 8 दिन भी नहीं हुए और तुम्हारा शौहर गायब रहने लगा है, उस पर कड़ी निगाह रखो। सास की बात सुनकर मुझे ढेरों वसवसों ने आन घेरा। तभी अकबर दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हो गए। उन्होंने मुझे और अपनी अम्मी को यूं करीब खड़े देख लिया था। उन्होंने कुछ भी कहे बिना मुझे कलाई से पकड़ा और घसीटते हुए कमरे में ले गए थे। अकबर गुस्से से बोले, शहला क्या कह रही थी तुम्हें मेरी माँ? मेरा तो दिल पहले ही लरज रहा था। उनके गुस्से भरी आवाज सुनी तो आंखें भीग गईं और मैं रोने लगी। मैंने कहा, आंटी कह रही थी कि अकबर का ख्याल रखा करो। मैंने जानबूझकर बात पलटा कर बताई थी, क्योंकि वो तो अपनी माँ से पहले ही बदजन थे। न जाने इसकी क्या वजह थी। अकबर को मेरा जवाब सुनकर कुछ तसल्ली हुई थी। फिर बड़े तहम्मुल से बोले, शहला मैंने छत पर आला नस्ल के तोते पाले हुए हैं। इस मौसम में तोतियां अंडों पर बैठकर बच्चे निकालती हैं। इस तरह उनकी नस्ल में इजाफा होता है। लेकिन अगर तोते किसी अजनबी शख्स को अपने पिंजरे के पास देख लें तो उनको खतरा महसूस होता है। फिर वो अंडे से बच्चे नहीं निकालते, वो अपने अंडे खुद ही तोड़ देते हैं। तुम अभी उनके लिए अजनबी हो, इसलिए मना करता हूँ। अकबर की बात सुनकर मेरा दिल हल्का फुल्का हो गया था। मैं बच्चों की तरह पुरजोश हो गई थी। मैं बोली, परिंदे तो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं आपके तोतों का ख्याल रखूंगी। बानो भी तो ख्याल रखती है ना? अकबर हंसकर बोले, मेरे तोते बानो से मानूस हैं। मैंने उसकी ड्यूटी लगाई हुई है कि वो मुझे तोतों की रिपोर्ट दिया करे, किस जोड़े ने अंडे दे दिए हैं और किसने अभी बच्चे निकाले हैं। मैं सारी बात समझ गई थी। फिर मैं बोली, आप आंटी के पास बैठने से मना क्यों करते हैं? वो बोले, क्योंकि अम्मी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। उनका जहनी तवाजुन कुछ बिगड़ा हुआ है। क्या तुम नहीं देखती कि वो हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती हैं? मैंने इस बात में सर हिला दिया था। अकबर के जवाबात ने मेरे दिल को बड़ी ढारस दे दी थी। मैं बड़ी हल्की फुल्की सी हो गई थी। अगले दिन फिर अकबर मेरे कान में बोले कि छत पर मत जाना और मेरी अम्मी से दूर रहना। लेकिन मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि अकबर से छुप कर आंटी का ख्याल रखूंगी। बीमारी में औलाद क्या माँ बाप को छोड़ देती है? अकबर और बानो तो अपनी माँ से गैरों जैसा सलूक करते थे, मगर मैं तो ऐसा नहीं कर सकती थी ना। इसलिए मैं दोनों की जाने के बाद अपनी सास के पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, आंटी आपके सर में तेल लगाकर मालिश कर दूं?
उन्होंने जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाया था कि मुबादा मैं मुकर ही न जाऊं। मैं उनके सर में तेल लगाते हुए इधर उधर की बातें कर रही थी, जबकि मेरी सास बार बार मुझसे इसरार कर रही थी कि तुम छत पर जाकर वहाँ की सफाई कर दो। मैंने कहा, आंटी मुझे अकबर ने छत पर जाने से मना किया है। वो बोली, हम दोनों घर में अकेली हैं, न तुम अकबर को बताओगी और न ही मैं बताऊंगी, फिर डर किस बात का। मैंने सोचा कि अगर मैंने अपनी सास को इनकार कर दिया तो वो खफा ही ना हो जाए। वो कहेंगी कि पहली बार किसी काम का बोला है और वो भी बहू ने मुंह पर ही इनकार कर दिया। वैसे भी मुझे तोते देखने का बहुत शौक था। मेरी बदकिस्मती ये हुई कि मैं जैसे ही झाड़ू लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगी, बानो अचानक ही गेट खोलकर घर में दाखिल हो रही थी। वो तकरीबन भागते हुए मेरे पीछे आई और उसने मुझे कलाई से पकड़कर नीचे की जानिब खींच लिया था। उसने कहा, आपको भाई ने छत पर जाने से मना किया था ना, मगर आपने उनकी बात नहीं मानी। मैं अभी भाई को फोन करके बताती हूँ। मैं खौफ से कांपने लगी थी। मैंने बानो के आगे हाथ जोड़ दिए थे कि तुम अकबर को कुछ मत बताना, मगर उसने मेरी एक न सुनी और फोन मिलाकर अकबर से बोली, मैंने भाभी को छत पर जाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। आप ये शुक्र करें कि आज जुम्मा था और मुझे स्कूल से आधी छुट्टी थी, वरना सोचे क्या गजब हो जाना था। और मैंने अपनी अकल पर मातम कर लिया था कि मैंने ये बात नजरअंदाज क्यों कर दी कि आज तो आधी छुट्टी थी। बानो ने मुझे फोन पकड़ा दिया और बोली, भाई आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने फोन कान से लगाकर हेलो किया तो अकबर की गुस्से से भरी हुई आवाज सुनाई दी थी। उन्होंने कहा, आज मैं इसको तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ, लेकिन एक बार भी तुमने ये हरकत दोबारा करने की कोशिश की तो मैं कुछ भी सोचे समझे बिना ही तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। मुझे अकबर से इस किस्म के अल्फाज की तवक्को ही नहीं थी। मैं अपने कमरे में जाकर रोती रही थी। शाम हुई तो अकबर वापस लौट आए। वो मामूल के मुताबिक बानो के कमरे में चले गए और फिर छत पर। मैं कमरे में बैठी खौफ से कांपती जाती और रोती जाती कि अब न जाने वो मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे। लेकिन जब वो कमरे में दाखिल हुए तो बड़े नर्म अंदाज में बोले, शैला क्या बात है, आज अंधेरा करके क्यों बैठी हो? अकबर का लहजा सुनकर मेरे दिल को कुछ ढारस मिली थी। मैं जल्दी से उठी और अकबर से बोली, मैं छत पर जाना नहीं चाहती थी, आंटी ने मुझे जबरदस्ती भेजा था। अकबर ने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया था। उन्होंने कहा, इसीलिए तो मैं तुम्हें अम्मी के पास बैठने से मना करता हूँ, क्योंकि वो हम दोनों को बसने देना ही नहीं चाहती। मैं हैरत में डूब गई थी। आखिर वो कैसी माँ थी जो बेटी का घर उजाड़ना चाहती थी? रात में सोई हुई थी कि अचानक ही मेरी आंख खटके की वजह से खुल गई थी, लेकिन मुझे दोबारा नींद ही नहीं आई थी। मैं पहलू पर पहलू बदलती रह गई थी। प्यास की शिद्दत से गले में कांटे चुभने लगे थे, इसीलिए मैं उठकर बाहर सहन में निकल आई थी। मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने बानो और अपनी सास को सर जोड़ कर बैठे देखा था। न जाने वो दोनों आपस में क्या खुसर फुसर कर रही थी। मैं दबे कदमों ही कमरे में वापस लौट आई थी। ये बात तो वाजे थी कि मेरी सास और बानो अंदर से एक दूसरे से मिली हुई थी। वो अकबर की आंखों में धूल झोंकने के लिए आपस में लड़ी थी, फिर रात गए न जाने क्या क्या मंसूबे बनाती थी। अब मुझे समझ आ गया था कि आज का वाकया भी एक सोची समझी चाल थी। आंटी ने मुझे उसी वक्त छत पर भेजा जब बानो की वापसी का वक्त हो गया था। लेकिन फिर दिल में ये ख्याल उठता कि अकबर ऐसा क्यों करते हैं? तोते तो अक्सर घरों में पाए जाते हैं, मगर इस कदर एहतियात इससे कबल देखने को नहीं मिली थी। मैंने सोच लिया था कि मैं बड़े तरीके से इन तीनों को बेनिकाब करके ही रहूंगी। अगले दिन ऑफिस जाने से कबल अकबर ने अपना वही जुमला दोहराया जो वो हमेशा ही दोहराया करते थे। अकबर और बानो के जाने के बाद मैं भी अपने कमरे में घुस गई थी। मेरी सास मुझे मुसलसल आवाजें देती जा रही थी। वो कभी कहती कि आकर टांगे दबा दो, तो कभी कहती कि सर में तेल डाल दो। दिल चाहता था कि उनकी बात मान लूं, मगर जहन मुसलसल इनकारी था। इसीलिए मैं दिलो दिमाग की जंग में मुब्तला रही, लेकिन कमरे से बाहर न निकली। दोपहर 2 बजे के करीब बानो घर आ गई थी। वो सीधा मेरे कमरे में ही आई थी और बोली, भाभी मैंने महसूस किया है कि कल के वाक़े के बाद आप मुझसे खफा सी हैं। मैं मुंह बसोर कर बोली, तो क्या खफा नहीं होना चाहिए? बानो मेरे पास आकर बेड पर बैठ गई थी और बोली, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी नाराज हो ही जाती, मगर आप खुद को मेरी जगह रख कर देखेंगी तो आपकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। मैं बिन बाप की बच्ची हूँ, माँ का जहनी तवाजुन भी बिगड़ा हुआ है। अब अकबर भाई ही हैं जो मेरे लिए माँ और बाप दोनों बन गए हैं। अब उन्होंने मुझे फकत एक काम सौंपा है और वो है उनके तोतों की हिफाजत। क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती? फिर मुझे ये भी डर था कि अगर अकबर भाई नाराज हो गए तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। अब आप अपना गुस्सा थूक दें और मेरे साथ दोस्ती कर लें। देखिए मैं आपके लिए स्कूल से क्या लाई हूँ, शकरकंदी की खट्टी मीठी चाट। इतना कहकर बानो किचन में चली गई। जब वो वापस आई तो उसने हाथ में 2 प्लेट्स पकड़ी हुई थी जिनमें चाट थी। मेरे मुंह में एकदम से पानी भर आया और फिर मुझे बानो की बातें भी कुछ माकूल ही लगी थी, इसीलिए मैंने मुस्कुराकर उससे वो प्लेट पकड़ ली और खाते हुए बातें करने लगी थी। वो मुझे स्कूल के किस्से सुना रही थी। चाट खाकर वो बोली, भाभी अब जरा मैं तोते देखा हूँ, फिर अपने कमरे में जाकर लंबी तान कर सो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मुझे भी जमाइयां आने लगी थी। मैं भी लेट गई थी, पर कुछ खबर ही न हुई कि कब नींद आ गई थी। शाम गए मेरी आंख खुली तो आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा था।
जी चाहता था कि फिर से सो जाऊं, मगर हिम्मत कर कर उठ बैठी थी। मैं जैसे ही बाहर निकली तो ये देखकर शशदर ही रह गई थी कि अकबर और बानो छत से नीचे उतर रहे थे और उनके साथ ही एक खातून डॉक्टर भी आगे आगे चल रही थी। मेरी सास डॉक्टर को देखकर चिल्लाने लगी थी, मुझे बता दे सब खैर है ना। वो डॉक्टर अस्बात में सर हिलाकर बाहर निकल गई थी। मैं जल्दी से बेड पर आकर लेट गई थी और सोती बन गई थी। डॉक्टर को रुखसत करने के बाद अकबर दबे कदमों कमरे में आए और मुझे सोता देखकर फिर से बाहर निकल गए। मैं हैरान थी कि मैं तो इस टाइम कभी सोई ही न थी, आज यूं अचानक कैसे सो गई। लेकिन इस बारे में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मुझे रह रह कर ये ख्याल आ रहा था कि डॉक्टरनी छत पर क्या करने गई थी। क्या तोतों के भी डॉक्टर होते हैं? ये सब बातें मेरी अकल को झंझोड़ रही थी। अब मुझे अपनी सास की बातों की समझ आने लगी थी। शायद वो मुझे ऊपर इसलिए भेजना चाहती थी कि वहाँ का कोई राज मेरा मुंतजिर था जो अकबर मुझसे छुपाना चाह रहे थे। लेकिन मैं अकबर की नाराजगी मोल लेकर कोई भी राज जानना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे अपने शौहर से शदीद किस्म की मोहब्बत थी। आधा घंटा मैं यूं ही पड़ी रही थी। फिर जब मैं बाहर निकली तो बानो से सबसे पहले मैंने पूछा कि अकबर कहाँ है। उसने आंखों में हैरत भर कर मुझे देखा और बोली, भाभी इस टाइम अकबर भाई कहाँ होते हैं? अपने ऑफिस ना, तो आज भी वो वहीं पर ही होंगे। बानो मुझसे न जाने क्यों झूठ बोल रही थी। फिर मैंने सर चटक दिया कि अकबर अभी थोड़ी देर में ही घर में दाखिल हो जाएंगे। मगर अकबर हमेशा की तरह 6 बजे के बाद ही घर लौटे थे। मैं उनको देखकर बोली, अकबर आप कहाँ रह गए थे? उन्होंने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया हो। वो बोले, मैं तो ऑफिस से इसी वक्त पर लौटता हूँ, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैंने नफी में सर हिलाकर कहा, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरा दिमाग अंदर से शल हो गया था। मैं चाहती थी कि सबके सामने ही छत पर जाकर राज मालूम कर लूं, मगर फिर अकबर का प्यार और उनके गुस्से का डर मुझे ये सब करने से रोक गया था। अब यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन मेरा तजस्सुस भी बढ़ता ही जा रहा था। यूं ही एक दिन मैं सहन में बैठी बाल संवार रही थी कि मुझे चीख की आवाज सुनाई दी थी। मैंने अपनी सास की तरफ देखा और उन्होंने मेरी जानिब देखा। फिर चीखों की आवाज बढ़ती ही चली जा रही थी। ये आवाजें छत से आ रही थी। मेरी सास के घुटनों में दर्द रहता था, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी। लेकिन ये आवाजें सुनकर वो अपना दुख दर्द सब कुछ ही भूल बैठी थी और छत पर चढ़ने की कोशिश करने लगी थी। अभी उन्होंने 2 सीढ़ियां ही उबूर की थी कि उनके घुटनों ने जवाब दे दिया था। मैं इस सारी सूरत हाल से परेशान होकर खड़ी हो गई थी और इसी सोच में डूबी हुई थी कि क्या करूं। तभी मेरी सास ने अचानक मेरे पांव पकड़ लिए और रोते हुए बोली, जाओ छत पर चली जाओ, उसे जाकर बचा लो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। चीखों की आवाजें भी बढ़ गई थी। मैं कुछ भी सोचे समझे बिना ही ऊपर की जानिब भाग गई थी। ऊपर पहुंचकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि ऊपर तो कोई पिंजरा था ही नहीं। सामने एक कमरा बना हुआ था जिसे बाहर से कुंडी लगाई हुई थी और ये आवाजें उसी कमरे से आ रही थी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो ऊपर किसी तोते तोती का नामो निशान ही न था। वहां तो एक कम उम्र सी लड़की पेट पकड़कर रो रही थी। यकीनन वो ज़चगी के अमल से गुजरने वाली थी। मैं भागकर उस लड़की के पास गई और उसे दिलासा दिया कि तुम फिक्र न करो, मैं अभी डॉक्टरनी को बुला कर लाती हूँ। मैं भागकर नीचे गई और अपनी सास को ये सब बताया, मगर वो मेरी बात सुनकर हैरान नहीं हुई थी। वो बोली कि मैंने दाई को फोन कर दिया है, वो बस पहुंचने ही वाली है। मेरी सास ने फिर मुझे ऊपर भेज दिया था। मैं उस लड़की को दिलासा देती रही। इतनी देर में दाई आ गई और उसने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी थी। दाई बोली, बेटा हुआ है। मैं उस बच्चे को लेकर नीचे आ गई थी। इतनी देर में बानो भी स्कूल से लौट आई थी। वो बच्चे को देखकर शशदर रह गई थी। मैंने कहा, बानो देखो, तुम्हारे भाई की तोती ने अंडे से बच्चा निकाल लिया है। बानो का चेहरा जर्द पड़ गया था। वो जल्दी से कमरे की जानिब भागी और अकबर को फोन करके घर बुला लिया। वो जब घर लौटे तो बड़े बौखलाए हुए थे। मैं उन्हें बच्चा दिखाकर बोली, किस पर गया है ये? वो मुझे नजरअंदाज करके ऊपर चले गए थे। फिर बानो और अकबर दोनों उस लड़की को लेकर नीचे आ गए। मैं घर में खुद को बड़ा अजनबी महसूस कर रही थी। मुझे कोई राज में शामिल ही न करता था। मुझे लगा शायद ये लड़की अकबर की बीवी है, इसीलिए तो अकबर इसे मुझसे छुपा छुपा कर रखते थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं कमरे में आकर अपना सामान पैक करने लगी थी जब अकबर कमरे में आए और मुझे देखते रहे। फिर बोले, ये क्या कर रही हो शैला? मैंने कहा, मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। अकबर ने कहा, शैला मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई है जो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मैंने कहा, अल्लाह ने आपको चांद सा बेटा दे दिया है, आपको और क्या चाहिए? मेरी तो आपको पहले भी परवाह नहीं थी। ऑफिस से आकर आप बानो के पास बैठ जाते थे, फिर आप छत पर चले जाते थे। मैं तो आपकी जिंदगी में कुछ हूं ही नहीं। अकबर ने मेरे सामने से कपड़ों वाला बैग उठा लिया था और मेरा हाथ थाम कर मुझे अपने रूबरू बिठा लिया था। फिर कहा, शैला मेरी बात को बड़े गौर से सुनना। तुम जानती हो कि ये लड़की जो छत पर रहती थी, ये मेरी सगी बहन है। इसका नाम आलिया है। ये जब 16 साल की हुई तो न जाने किस बदबख्त की बातों में आ गई। इसने छुपकर उससे निकाह कर लिया और ये हामला हो गई। अम्मी ने ये बात मुझसे छुपा ली थी, लेकिन मुझे आलिया के बढ़ते पेट से अंदाजा हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। मैंने बानू से तफ्तीश की। वो छोटी थी तो डर गई और सब कुछ मुझे बताने पर रजामंद हो गई। सच सुनकर तो मैं लरस कर रह गया था। आलिया से जब मैंने इस्तफसार किया तो वो रोने लगी थी। उसने मुझे अपने शौहर का नाम नहीं बताया। फिर मोहल्ले वालों को हम कैसे बताते कि ये किसका बच्चा है? मेरी मासूम बहन बदनाम होकर रह जाती।
और हम भी किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहते। इसलिए मैंने उसे हिदायत की कि वो छत पर ही रहे। वो रजामंद हो गई थी, लेकिन अम्मी को लगता था कि मैं और बानू आलिया के जुर्म की सजा देने के लिए उसे छत पर कैद किया है। अम्मी घुटनों की वजह से छत पर नहीं जा सकती थी, इसलिए हर लम्हा मुझसे और बानू से लड़ती रहती कि मेरी बेटी को नीचे ले आओ। जहाँ तक तुम्हारी बात है तो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी तुम हमारे घर में नई नई आई थी। तुम मेरी बहन के मुतालिक कोई गलत राय भी कायम कर सकती थी। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ कर ना चली जाओ। अब जब हर चीज तुम्हारे सामने आ ही गई है तो मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बात मानोगी? मैं अकबर की बातें सुनकर आलिया के लिए परेशान हो गई थी। मैंने झट से इस बात में सर हिला दिया तो अकबर बोले कि शैला, तुम आलिया के साथ दोस्ती का रिश्ता कायम कर लो। तुम ही वो वाहिद इंसान हो जिसे आलिया अपना राज बता सकती है, क्योंकि उसने न बानो को कुछ बताया है और न ही अम्मी को। मैंने अकबर से वादा किया था कि मैं आलिया से पूछ कर ही रहूंगी। अब मैं हर लम्हा आलिया के साथ साथ रहती थी। मैं उसके बच्चे का बहुत ख्याल रखती थी। मैंने एक दिन आलिया से कहा कि ये बच्चा कितना बदनसीब है ना, इसे तो बाप का प्यार भी नहीं मिला। आलिया ये बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। फिर वो बोली, भाभी, इस बच्चे का बाप वकास है, मेरे बचपन का मंगेतर। न जाने उसे क्या सूझी थी, उसने एडवेंचर के तौर पर मुझसे छुप कर निकाह कर लिया था। जब मैं उम्मीद से हो गई तो वो डर गया और पीछे हट गया, क्योंकि वो तो खुद अभी कॉलेज का स्टूडेंट है। वो घर वालों को ये सब नहीं बताना चाहता था। आलिया की बात सुनकर मेरे सर से बोझ ही सरक गया था। मामला तो बेहद सीधा था, हम बिना वजह ही घबरा रहे थे। मैंने अकबर से बात की तो उन्होंने भी शुक्र का सांस लिया था। फिर सारा मामला सुधर गया। अकबर पप्पो के घर गए, उन्होंने सारी बात कर ली। पप्पो ने कहा कि कुछ सालों बाद भी तो हमने आलिया को बहू बनाकर ही ले जाना है, तो आज क्यों नहीं। यूं आलिया एक बच्चे के साथ रुखसत होकर ससुराल चली गई थी और हमारे घर में एक बार फिर से खुशियों का दौर दौरा हो गया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।